नमस्ते सभी को। आज फिर हम इतिहास विषय को पढ़ेंगे। देखिए हमारी जो क्लास रहेगी वो बीए बीएड सेकंड ईयर एंड बीए फर्स्ट ईयर और अपन पढ़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के काल यानी प्रथम विश्व में प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, यानी 1914 से शुरू हुआ और 1918 में ये समाप्त हो गया। 28 जून 1919 वर्साई की संधि जिसके अंतर्गत यानी देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो था वो मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि इस समय मित्र राष्ट्रों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी जितनी ध्रुवीय राष्ट्रों की थी। ठीक है, और एक आकलन आप इस प्रकार से कर सकते हो कि ध्रुवीय राष्ट्रों में सिर्फ 4 देश थे जिसमें इसका नेतृत्व करता जर्मनी था, जबकि मित्र राष्ट्रों में कुल 32 देश थे। ठीक है, और 32 देशों के होने के बावजूद भी यहाँ पर जो विकट परिस्थितियां पैदा की थी ध्रुवीय राष्ट्रों ने, वो अपने आप में एक शोचनीय विषय था। ठीक है, अपने आप में क्या था, सोचनीय विषय था। यानी 32 राष्ट्रों ने मिलकर अब क्या किया, जर्मनी को सबक सिखाने के लिए, जर्मनी की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी की गैर मौजूदगी में एक वर्साई की संधि करते हैं, जिसके अंतर्गत देखिए मैंने आपको वर्साई की संधि की शर्तें बता दी थी, जिसमें मुख्य चित्र क्या था कि अल्सास व लॉरेन क्षेत्र जो था वो फ्रांस को देने पड़े, और सार घाटी यानी जर्मनी का एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है सार घाटी, जो किसको देना पड़ा, फ्रांस को 15 वर्षों के लिए लीज पे देना पड़ा। 15 वर्षों तक यानी फ्रांस क्या करेगा, सार घाटी में अपना अस्तित्व स्थापित करेगा। अब इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक अपने आप में क्या थी, अपमानजनक संधि थी। यानी जो वर्साई की संधि थी वो अपने आप में क्या थी, अपमानजनक संधि थी। और दुनिया के इतिहास में जब जब वर्साई का नाम आता है या द्वितीय विश्व युद्ध का नाम आता है तो वर्साई की संधि यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो लोगों ने यहाँ तक कह दिया था भी किसी भी देश को इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी कोई ऐसा एक देश नहीं था जो कि विश्व युद्ध का कारण बना था। यानी विश्व युद्ध में तो लगभग बहुत सारे कारण थे। ठीक है, कोई भी देश उस समय मतलब अपन एक साथ ये नहीं कह सकता कि विश्व में जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध शुरू किया, फ्रांस ने किया, इंग्लैंड ने किया, क्योंकि उसके तो कारण उन्होंने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब क्या था, अब अगर द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा ना तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहेगा और वो रहेगा वर्साई की संधि, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के तो कारण लाखों थे। ठीक है, लेकिन अगर बात कुछ सेकंड वर्ल्ड वॉर की, अपन इसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का अपने पास मेन रीजन निकल के आएगा। ठीक है, तो मेन जो रीजन होगा वो वर्साई की अपमानजनक संधि होगा। जर्मनी इस संधि को कभी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि जर्मनी जो अपने आप को विकसित मान रहा था, जिसकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी, जिसने 350 वर्षों तक मित्र राष्ट्रों को धूल छटाए रखा, नाक में दम रखा उनके, और उनकी स्थिति को कमजोर करने के लिए जर्मनी ने भरकस प्रयत्न किया। लेकिन अंतिम रूप से वर्साई की संधि ने जर्मनी के दिमाग के अंदर, जर्मनी के लोगों में ये मतलब भय हो गया कि अब उनका विश्व में कोई नहीं है। ठीक है, और इसी लेवल पे जर्मनी अब अपनी ताकत बढ़ाएगा, हिटलर जैसे व्यक्ति का जन्म होगा और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी जाएगी। ठीक है, तो आज अपन इसके अगर पढ़ेंगे तो अपने को पढ़ना है परिणाम, यानी प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। ठीक है, अपने प्रथम विश्व युद्ध के कारण पढ़ लिए थे, कारण के बाद पृष्ठभूमि यानी इसका जो युद्ध किस प्रकार से लड़ा गया वो पढ़ लिया, वर्साई की संधि पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के सबसे पहले तो कारण देखिए, सबसे पहला तो कारण था
इनके अपने अलग अलग पढ़ेंगे सबके, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है, सामाजिक कारण, ठीक है, भौगोलिक, ये इस प्रकार से। यानी सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हमारा कारण था आर्थिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। अभी कल मैंने एक प्रश्न पढ़ा था भी, कोरोना जो महामारी चल रही है वर्तमान में, ये मैं बीए सेकेंड ईयर वालों को एक प्रश्न दे रहा हूँ, वो लिख लो चाहे, और जब आप आओगे कॉलेज में तो मुझे दिखाना है कि कोरोना महामारी से भारतीय और विश्व की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। यानी प्रश्न नंबर है कि कोरोना महामारी से भारत की और विश्व की अर्थव्यवस्था पे, राजनीतिक व्यवस्था पे और सामाजिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है। इस प्रश्न का आपको उत्तर लिख के लेके आना है, ठीक है। उत्तर इसमें छिपा हुआ है, जब मैं ये पढ़ा दूंगा ना तो आपको कोरोना समझ में आ जाएगा। यानी आर्थिक का मतलब होता है नहीं, उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 4 वर्षों पहले, उस समय सभी देशों की, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, मित्रराष्ट्र हो, धनराष्ट्र हो, उनकी आर्थिक कारण था धन से संबंधित, यानी धन जो था, पूंजी थी, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। राजनीतिक कारण होता है जो मतलब सरकारों का गठबंधन का। सामाजिक कारण का अर्थ होता है कि भी लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में जानेंगे। आपके अलग अलग आते हैं, देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे, ठीक है। अगर छोटा प्रश्न आता है तो आप सीधे पॉइंट लिख दो, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप फिर उनको अलग अलग लिखो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन राजनीतिक परिणाम। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन राजनीतिक परिणाम, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि टॉपिक का नाम क्या है, राजनीतिक, ठीक है। यहाँ पर अगर आर्थिक आता है, कई बच्चे क्या करते हैं, आपका अभी तक बेस मुझे नहीं पता बना है कि नहीं बना। देखिए टॉपिक तो है राजनीतिक, और आप उसमें डाल कुछ और ही रहे हो। यानी राजनीतिक अलग होता है, आर्थिक अलग होता है, सामाजिक अलग होता है, सांस्कृतिक अलग होता है, भौगोलिक अलग होता है, ये अपने आप में अलग अलग होते हैं सारे, ठीक। अब बात इसमें टॉपिक तो राजनीतिक परिणाम का, और आप यहाँ पर लिख रहे हो धन की कमी, तो इट मींस वो धन की कमी राजनीतिक में नहीं आएगा, वो आर्थिक में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका राजनीतिक परिणाम, अब राजनीतिक परिणाम पढ़ेंगे तो यहाँ पे राजतंत्र यानी पॉलिटिकल से संबंधित बातें आएंगी। तो इसमें अगर मैं डालूं सबसे पहले, तो पहला हमारा पॉइंट निकल के आएगा नंबर 1, ठीक है, निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति, ठीक है, निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति। अब निरंकुश आ गया, राजतंत्र आ गया, की समाप्ति, तो ये राजनीतिक कारण आ गया, ठीक है। ये ही अगर देखिए, अगर अपन 9वीं क्लास में होते हैं, 10वीं क्लास में, 12वीं तक तो हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल लो रहता है, ठीक है। अगर अब आप इस प्रकार की गलती करते हैं, क्योंकि आपकी जो कॉपियां होती है, आपका स्टैंडर्ड ही मायने रखता है, पॉइंट तो लोग एक दिन में रिटर्न लगा देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अगर कहते हो ना कि विश्व में धन की कमी आ गई, हम राजनीतिक कारण में दिखा रहे हो, तो वहां पर राजनीतिक नहीं आएगा, ठीक है। यानी निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति, देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है, सब अच्छी देखो, राजनीतिक परिणाम निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, द एंड हो जाएगा किसका, निरंकुश राजतंत्र का। और दूसरा पॉइंट क्या लिख दूं, लोकतंत्र का विकास, लोकतंत्र का विकास। इस बताइए ये कोई सोचने वाली बात है क्या, भी अगर राजतंत्र खत्म होगा तो आएगा क्या, लोकतंत्र। वो भारत में पर अगर अपन पूछे कि भारतीय स्वतंत्रता की मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके राजनीतिक परिणाम बताइए। तो अपन कह सकते हैं ना कि उस समय अंग्रेजों का शासन था समाप्त, राजा और राजतंत्र की समाप्ति, लोकतंत्र का क्या होगा, उदय होगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसको, एक बार पहले चलो पहले इसका देखो निरंकुश, सबसे पहले निरंकुश की परिभाषा लिख देता हूँ। निरंकुश
दूसरा आप बताएं, वह शक्ति या शासन, वह शक्ति या शासन जिसकी शक्तियों पर अंकुश न लगे, अंकुश न लगाया जा सके। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन आएगी राजतंत्र की। राजतंत्र में क्या कहोगे, जहां उत्तराधिकारी का कोई विशेष नियम न हो और शक्ति के बल पर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला शासन क्या मिलेगा, राजतंत्र। अब अगर आपको ये दोनों समझ में आ गई, सबसे पहला क्या है, निरंकुश निर प्लस में अंकुश, यानी प्रथम विश्व युद्ध में, ये तो है ना, प्रथम विश्व युद्ध में जो देश थे, इंग्लैंड था, रूस था, फ्रांस था, जर्मनी था, ये जितने भी देश थे, यहाँ पर राजाओं का राज था। अब ध्यान रखना, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, दुनिया के अंदर, इस संसार में, इस सृष्टि का नियम है, कोई भी व्यक्ति मरना पसंद नहीं करता। ठीक है। और किसी को लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं होता, यानी अरे गिरे ने तो मेरे को छोड़कर छोड़ दो, आप भी गिनती के 10 लोग नहीं मिलेंगे पूरे भारत में। भारत की जो आबादी 12, 10, 56, 95, 73 है, उसमें से 73 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कि गुंडा टाइप के हो, मवाली टाइप के हो, जो कि अपने जीवन से इनका जी भर गया हो और वो अन्य टाइम लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं। यानी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लड़ाई पसंद करता हो, युद्ध पसंद करता हो। अब भारत और पाकिस्तान की मिसाल बन रहती है, तो इससे आम पब्लिक को कोई वो नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से क्या था कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध में अगर अपन भी भारत और पाकिस्तान जब लड़ते हैं आपस में, तो भारत के जो नेता लोग हैं, भारत की जो पब्लिक है, वो अब भारत ने आज तक, भारत का रिकॉर्ड है, भारत ने आज तक किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। ठीक है। अब पाकिस्तान आए दिन भारत के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन भारत फिर भी चुप्पी साधे रहता है। भारत कहता है कि मान जाएगा, क्या पता अच्छा दिन आ भी जाइए, शराब ना करे और ना करे। तो आम पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो नहीं चाहती कि भी युद्ध हो, हमारे लोगों की जान जाए, या अगर भारत, अपन ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो, कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो फौजी मरेगा, और फौजी जो होगा वो कौन होगा? हमारा ही व्यक्ति होगा, हमारा ही यार दोस्त मित्र रिश्तेदार भाई होता है। ठीक है। तो उस समय राजा जो थे ना, राजा ये क्या करते थे, जो राजा थे, अब वो उनका क्या होता था, उनकी शक्तियों पर कोई अंकुश तो लगा नहीं सकता था। ठीक है। राजतंत्र था वहां पे, राजतंत्र राजा का शासन था। और राजा कैसे बनता था, जैसे सपोज करिए, मतलब आपको बता देता हूँ, ये पूरा का पूरा एक चक्कर है। ठीक है। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब सपोज करिए कि यहाँ 1 नंबर का कोई राजा है। ठीक है। वो यहाँ का राजा, 2 नंबर में कोई तीसरा राजा है। अब यहाँ पर ये क्या करते थे, अब वर्तमान में तो जैसे दिल्ली के अंदर आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है। अब ये तो करती ना अपना प्रचार, अब वो पंजाब में आएगी, हरियाणा में आ जाएगी, राजस्थान में आ जाएगी, बंगाल में चली जाएगी, इधर चली जाएगी, मेरी पूरे देश में सरकार। ठीक है। जिस प्रकार भाजपा चाहती है कि मेरे पूरे देश में मेरी सरकार हो, कांग्रेस चाहती है कि पूरे देश में मेरी सरकार हो, उसी प्रकार से ये राजा चाहते थे। 5 नंबर का राजा ये चाहता था कि पूरे साथ के साथ में मेरी सरकार हो,
इच्छा की तरह यहाँ पर मेरी सत्ता हो, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सत्ता प्राप्त करने का जो तरीका था ना वो था पावर, शक्ति, यानी शक्ति के बल पर प्राप्त किया जाता था। ये आपस में लड़ने से इसमें एक जीतता एक हारता। मान लीजिए एक और दो के मध्य लड़ाई, एक जीत गया तब दो वाला क्षेत्र किसका हो जाएगा, ये दीवार हट जाएगी, ठीक है। और ये क्षेत्र किसका हो गया, पूरा का पूरा किसका हो गया, एक नंबर वाले का हो गया। इसी प्रकार से तो ये यहाँ पर जो सिस्टम था वो निरंकुश राजतंत्र का था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सबसे पहले जो मांग निकल के आई वो ये आई कि जो तकरीबन कुछ मित्र राष्ट्रों में देश थे और कुछ दूरी राष्ट्रों में थे, जैसे ऑस्ट्रिया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया में ले लो, तुर्की में ले लो, रूस में ले लो, रूस में, तुर्की में, ऑस्ट्रिया में जहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था, ठीक है, तो वहां से निरंकुश राजतंत्रों की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। ये इसका एक राजनीतिक परिणाम रहता है, ठीक है। दूसरा कारण वही अपन अभी पहले मैंने आपको बताया था, लोकतंत्र का विकास, डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विकास, लोकतंत्र का विकास, ठीक है। इसमें तो कोई ज्यादा समझाने वाली बात है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे मुख्य कारण जो आएगा निकल के वो यही आएगा, लोकतंत्र। परिभाषा में देखता हूँ लोकतंत्र, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी, अब्राहम लिंकन, ठीक है। क्या परिभाषा दी, लोकतंत्र कैसे कहते हैं, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है भाई। अब देखो, एक तो था राजतंत्र की मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी, यानी उसमें उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं होता था, यानी राजतंत्र जो शासन प्रणाली थी ना राजतंत्र, इसमें उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था, ठीक है। यानी मैं राजा, मेरे बाद में मेरा बेटा राजा, मेरे बेटे के बाद में उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका, उसके बाद उसका, उसके बाद उसका। अब सपोज करिए भी कोई व्यक्ति है उसमें राजा वाले गुण है, ठीक है, लेकिन सारी पीढ़ी में राजा वाले गुण आए, ये तो न तो साइंस कहता है और न मनोविज्ञान कहता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति तो योग्य नहीं हो सकता ना, ये बात तो आप मानते हो। तो राजतंत्र में तो उत्तराधिकारी का कोई विशेष नियम नहीं होता था, ठीक है। जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, जो लड़ना जानता है, जो लोगों को हराना जानता है, वो क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा, ठीक है। तो अब लोकतंत्र का विकास है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे मुख्य कारण जो निकल के आया वो यही निकल के आया कि लोकतंत्र का विकास हो गया। और लोकतंत्र के विकास में जाकर देखा जाए तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश थे ना, लिथुआनिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, ठीक है। बुल्गारिया के बाद में बेस्निया, ठीक है, तुर्की, रूस, पोलैंड, ठीक है। यानी अपन पढ़ क्या रहे थे, लोकतंत्र का विकास, डेमोक्रेसी, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति होगी, इट मींस आएगा क्या, अब आएगा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी आएगा, इसमें अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। यानी लोकतंत्र कहते कैसे है, जहां जनता के व्यक्ति यानी जनता के बीच में से निकल के जाएगा, जनता के लिए ही करेगा, ठीक है। अगर उसे जनता
वह जनता के लिए अगर कार्य नहीं करेगा, अपनी सत्ता का या शक्ति का दुरुपयोग करेगा, तो जनता उसे निष्कासित भी कर सकती है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर होती है। मेरी डेमोक्रेसी इसीलिए है कि जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन लोकतंत्र कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें ये कारण एक बात और है कि इसमें निर्वाचन पद्धति लाई गई है। इसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है, देखिए सबसे पहले वर्तमान में भारत देश का जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी है। अब नरेंद्र मोदी को हमने वोट दिया है, मत दिया है, और वो देश का क्या बन गया, पीएम बन गया। अब अगर नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, तो आने वाले दिनों में जनता उनको मत नहीं देगी, और भाजपा को अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये अपना अपना रवैया होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए होगा क्या कि निरंकुश राजतंत्र में क्या हो जाएगा, उस समय समाप्ति, विकास किसका हुआ, लोकतंत्र का। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लोकतंत्र कहते किसे ये है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के लगभग देशों में, जैसे सबसे पहला नाम आता है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक देश है। आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है कि बाल्टिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं। बाल्टिक देशों में 3 देश आते हैं, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ये तीनों बाल्टिक देशों में देश आते हैं। यानी बाल्टिक देश जो कभी रूस के या मित्र राष्ट्रों के गुलाम हुआ करते थे, यहाँ पर इनका जो शासन पद्धति थी वो दूसरे देशों के हाथों में थी। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीक, बुल्गारिया, बेल्जियम, तुर्की, रूस, पोलैंड, ये जो देश थे जहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग होता था, अन्य देशों के हाथ में सत्ता रहती थी, अन्य व्यक्तियों के हाथों से संचालित होते थे। अब जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई, और पेरिस शांति सम्मेलन में इन लोगों ने भी अपनी मांग रखी कि हमारे जो देश है, हमारी जो शासन व्यवस्था है वो निरंकुशवादी है। तब यहाँ पर किसका विकास हुआ, इसका विकास हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ। ठीक है, और अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो अपनों ने कितने काल पढ़ दिए, 2 काल पढ़ दिए। कितने काल पढ़ दिए, 2। तीसरा जो काल है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है भाई, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। दोबारा देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कांड पढ़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध कांडों में अपन इसके राजनीतिक परिणाम, ठीक है, राजनीतिक परिणामों में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, लोकतंत्र का विकास। ये कांड देख लो पहले आप, राजनीतिक में आ रहे कांड ये धर्म, निरंकुश राजतंत्र का विकास और लोकतंत्र का विकास। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा, निरंकुशवाद की परिभाषा, राजतंत्र की परिभाषा, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद अगला टॉपिक, तो राजनीतिक में देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं राजनीति में ही तीसरा जो पॉइंट आएगा हमारा, वो आएगा राष्ट्रीयता की भावना का विकास। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। ठीक है, ठीक है भैया। अब आज टाइम हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। 2 काल मैंने बता दिया आपको राजनीति के, बाकी बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।